हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डी के लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देख सकते हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंड फिजिक्स का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए फ्रेंड, पहला वीडियो में फ्रेंड 1 से 20 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है फ्रेंड सब्जेक्टिव, उसका हल देखे थे। तो चलिए आज पार्ट 2 है फ्रेंड फिजिक्स का, जो पीएच फिजिक्स है फ्रेंड उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 1 ही है फ्रेंड, चैप्टर 1 का ही पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए, कुछ सब्जेक्टिव बच गया था फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए, अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं फिजिक्स के तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फ्रेंड, या प्लेलिस्ट में है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड 20 नंबर प्रश्न से। चलिए 1 से 19 तक फर्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दिए थे, तो चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ से कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि प्रतिबिंब मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो चलिए, पहला जो प्रतिबिंब है यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी बीम या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण के परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, या देख सकते हैं मिलती हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देख सकते हैं कि किसी बीम वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और इसे हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में फ्रेंड वास्तविक प्रतिबिंब ही है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में हमेशा उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए देख सकते हैं, और दूसरा है काल्पनिक। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक है फ्रेंड। काल्पनिक यानी सीधा, काल्पनिक यानी सीधा। आप लोग याद रखिएगा कि किसी बीम या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई आभास होती है, तो देख सकते हैं कि जिस बिंदु पर मिलती हुई आभास होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा में हमेशा सीधा बनता है। देख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और यह वस्तु की अपेक्षा में हमेशा सीधा बनता है। तो चलिए इसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि गोलीय विपासन किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में एक से अधिक फोकस का पाया जाना ही गोलीय विपासन कहलाता है। देख सकते हैं गोलीय विपासन कहते हैं कि गोलीय दर्पण में जो एक से अधिक फोकस पाया जाता है उसे गोलीय विपासन कहते हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताना है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? चलिए देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर हैं, जो इस प्रकार से हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर जो इस तरह से हैं। चलिए किस तरह से हैं? तो क नंबर में है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। देख सकते हैं पहला अंतर है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह उभरा होता है, और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा टॉपिक में है उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और तीसरा टॉपिक है उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, और चौथा है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और पांचवा में देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है, हमेशा
छोटा होता है। तो चलिए देख सकते हैं 5 अंतर है उत्तल दर्पण में। चलिए उसी तरह अवतल दर्पण का अंतर यहाँ पर है, देख सकते हैं फ्रेंड कि अवतल दर्पण में क्या अंतर है। अवतल दर्पण, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। देख सकते हैं अवतल दर्पण में है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल में फोकस वास्तविक होता है। देख सकते हैं दूसरा टॉपिक है जबकि अवतल में फोकस वास्तविक होता है, और तीसरा टॉपिक में है जब अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहते हैं। और चौथा में है जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। और 5वां नंबर जो टॉपिक है देख सकते हैं जबकि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा बराबर भी हो सकता है। देख सकते हैं कि 5वां में है कि जबकि अवतल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब है छोटा तथा बराबर भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे। देख सकते हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तब वह विपरीत किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, जो चित्र उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे चित्र उपलब्ध नहीं है फ्रेंड, क्योंकि देख सकते हैं कि प्रधान अक्ष के जो समानांतर आपतित किरण है उसके मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, परंतु इनके विपरीत किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो इसे देख सकते हैं किरण आरेख यहाँ पे नहीं है फ्रेंड। चलिए 24 नंबर जो प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग है जो दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। तो चलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा, देख सकते हैं काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए दाढ़ी बनाने वाले व्यक्ति का चेहरा ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो चेहरे का बाल का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं बड़ा बनता है। देख सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में इसीलिए रखता है क्योंकि ध्रुव और फोकस के बीच चेहरे रखा जाता है, जो किसी भी छोटा छोटा बाल का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा दिखाई देता है, जिससे देख सकते हैं जिसे नाई को दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यही कारण है कि छोटे छोटे बालों वाले प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, जिसे नाई लोग आसानी से देखकर इसे साफ कर देते हैं। देख सकते हैं इसे साफ कर देते हैं, यानी दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। कौन सा दर्पण से? तो अवतल दर्पण से। तो चलिए इसी तरह से दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई एक तरह से। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो चलिए देख सकते हैं कि सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है। सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली समांतर प्रकाश की किरण को तथा इन किरणों के साथ आने वाली उष्मा विकिरण को दर्पण अपने फोकस पर संचित कर लेता है। देख सकते हैं
कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली जो समानांतर प्रकाश की किरण है तथा इन किरणों के साथ आने वाली उष्मा विकिरण को दर्पण के फोकस पर संसित कर लेता है, जिसे हमें उष्मा प्राप्त होती है और जिनका उपयोग कई कार्यों में होता है। देख सकते हैं, जिनका उपयोग कई सारा कार्यों में किया जाता है, इसीलिए सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है। चलिए देख सकते हैं 26 नंबर जो प्रश्न है कि कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। कार के जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो चलिए किस तरह से लिखना है देख सकते हैं कि कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश का स्रोत को अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखने पर प्रकाश के किरणों परावर्तन के बाद प्रकाश के समानांतर किरण पुंज बनाती हैं। देख सकते हैं कि कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि प्रकाश के जो स्रोत हैं वह अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखने पर प्रकाश के जो किरण है वह परावर्तन के बाद प्रकाश का एक समानांतर किरण पुंज बनती है जिसे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग है वह साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो चलिए देख सकते हैं किस तरह से लिखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसीलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में इसीलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वह काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। उभरे होने के कारण इस दर्पण देख सकते हैं कि उभरे होने के कारण इस दर्पण की दृष्टि क्षेत्रफल इसमें से पीछे के आने वाली जो बहुत सी गाड़ी का प्रतिबिंब आसानी से दिखाया जा सकता है। देख सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण है इसका उभरा हुआ भाग के कारण जो इनके दर्पण की दृष्टि है जो पीछे वाली गाड़ी को बहुत स्पष्ट रूप यानी आसानी से दिखाया जा सकता है, जिससे गाड़ी के चालक को साइड देने में सुविधा होता है। देख सकते हैं जिससे गाड़ी के जो साइड मिरर है उसमें देखकर उस गाड़ी को साइड देने में इस दर्पण से सुविधा होती है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए, अथवा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है, जिसके कारण चालक पीछे से आती हुई गाड़ी प्रतिबिंब दर्पण में आसानी से देख लेता है और अपने गाड़ी को साइड कर लेता है। देख सकते हैं इसी तरह से भी लिख सकते हैं और उस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दो परिभाषा दे दी है फ्रेंड, आपको जौन अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि आवर्धन किसे कहते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड आवर्धन किसे कहते हैं, तो चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात है उसको आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो चलिए देख सकते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे होता है वस्तु की ऊंचाई, यानी एम बराबर देख सकते हैं भी बटे यू। एम बराबर क्या कह सकते हैं फ्रेंड, भी बटे यू कह सकते हैं। तो चलिए ये है फ्रेंड आवर्धन का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड परवलयिक दर्पण। देख सकते हैं परवलयिक दर्पण क्या है, तो परवलयिक दर्पण क्या है फ्रेंड,
वह दर्पण जिसका पूर्ण गोला नहीं होता है, वह दर्पण जिसका पूर्ण गोला नहीं होता है उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका पूर्ण गोला नहीं होता है उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए इस तरह से परिभाषा देना है कि किसी मनुष्य द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं आकलन से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देख सकते हैं विज्ञान जो किसी मनुष्य के द्वारा सावधानिक पूर्वक से प्रयोग आकलन प्राप्त वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देख सकते हैं कि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है, जो लैटिन शब्द हैं जिनका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। देख सकते हैं विज्ञान अंग्रेजी को साइंस कहते हैं अंग्रेजी में, और यह लैटिन शब्द हैं जिनका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। चलिए देख सकते हैं साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो साइंस को फ्रेंड देख सकते हैं कि साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। देख सकते हैं फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। चलिए देख सकते हैं भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और रसायन शास्त्र। देख सकते हैं भौतिकी और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। देख सकते हैं फ्रेंड कि विज्ञान को कई पार्टों में विभाजित किया गया है। तो भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के हैं, भौतिक और रासायनिक विज्ञान, और जीव विज्ञान भी दो भागों में बांटा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। चलिए देख सकते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए भौतिक विज्ञान की परिभाषा देना है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए जीव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस की परिभाषा देना है। जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। देख सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए भौतिकी विज्ञान की परिभाषा देना है। देख सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थ एवं ऊर्जा के गुण तथा पदार्थ या ऊर्जा का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जिसमें पदार्थ, ऊर्जा तथा उसके गुण और ऊर्जा के प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि रसायन शास्त्र की परिभाषा देना है। केमिस्ट्री। देख सकते हैं रसायन शास्त्र की परिभाषा। रसायन शास्त्र विज्ञान के एक ऐसी शाखा है जिसमें रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। देख सकते हैं कि रसायन शास्त्र के माध्यम से जो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए देख सकते हैं जंतु विज्ञान यानी जियोलॉजी साइंस। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को अध्ययन किया जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं?
तो देख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सिनेमा हॉल का पर्दा सफ़ेद और खुरदार क्यों होता है। सिनेमा हॉल का जो पर्दा है वह सफ़ेद और खुरदार क्यों होता है। तो चलिए, सिनेमा हॉल का जो पर्दा इसीलिए होता है कि उसमें सभी रंगों को परावर्तन हो सके। सिनेमा हॉल के पर्दा सफ़ेद इसीलिए होता है क्योंकि उसमें सभी रंगों का परावर्तन हो सके, और खुरदार इसीलिए होता है कि उसमें अनियमित परिवर्तन हो और सिनेमा हॉल में बैठे हुए सभी आदमी देख सकते हैं रुचारू रूप से देख सकें। देख सकते फ्रेंड कि सिनेमा हॉल के पर्दा इसीलिए सफ़ेद रहता है क्योंकि उसमें कई सारा रंगों का परिवर्तन होता है, और यह अनियमित रूप से खुरदार इसीलिए होता है क्योंकि अनियमित रूप से इसमें रंगों का परिवर्तन होते रहता है। इसीलिए सिनेमा हॉल के जो पर्दा है वह सफ़ेद और खुरदार होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो चलिए, देख सकते हैं सब्जेक्टिव लेकर आए थे फ्रेंड फिजिक्स का। तो चलिए, ये दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें फ्रेंड तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, सब्जेक्टिव का क्लास खत्म हो गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। तो चलिए, आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। प्रीमियम करके चढ़ा दीजिए।